दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ओटीटी रिलीज एक बेहतरीन वेब सीरीज को। सीरीज का नाम है रीता सान्याल। सीरीज में आपको सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके साथ कोर्ट रूम ड्रामा भी। आपको ये सीरीज एंड तक जरूर देखना चाहिए। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, एक्सप्लेनेशन को हम लोग शुरू करते हैं। सीरीज के शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कोर्ट रूम, जहाँ पर हम देखते हैं प्रोसिक्यूशन लॉयर बोल रहे होते हैं कि इस पप्पी के साथ इस डॉगी ने 5 बच्चे किए हैं। इस डॉगी ने दीवार ताप के आके इसके साथ ये बच्चा किया है। हमारी छोटी सी पिंकी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो तो लाचार थी। इस डॉगी ने इसके साथ जोर जबरदस्ती किया, तो इसको और इसके मालिक को जुर्माना होना चाहिए और जेल भी। तभी हम देखते ईशान जो कि जूनियर लॉयर है अपने सीनियर रीता को कॉल करता है। फिर एंट्री होती है कोर्ट रूम में रीता सान्याल की। वो आने के बाद तुरंत बोल देता है ये सब कुछ झूठ है, ये इसके प्यार में पागल है, मैं ये साबित कर सकता हूँ। वो तुरंत मालकिन से जाके पिंकी को छुड़ा लेता है, फिर उसको थोड़ी देर बाद छोड़ देता है। वो सीधा चला जाता है रॉकी के सामने। फिर जज साहब को वो बोलती है आप देखिए, अगर कोई किसी से प्यार नहीं करेगी तो उसके पास क्यों खींची चली जाएगी। रॉकी तो नहीं आया, वो ही चली गई। केस सॉल्व माय मिलॉर्ड, ये दोनों की रजामंदी से हुए हैं, ये बच्चे दोनों ने मिलकर करे हैं। तो पिंकी के मालकिन को तो खुश होना चाहिए, उनको एक नया दामाद मिल गया और इसी के साथ ये केस भी निपट जाता है। फिर रीता बाहर जाती है और ईशान बोलता है ये केस तो हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। रीता फिर बोलती है कब तक हम ये सारे छोटे मोटे केस करते रहेंगे। किसी का बिल्ली चोरी हो गया, किसी ने प्रेग्नेंट कर दिया एक कुत्ते के बच्चे को। ऐसे केस अगर मिलते रहे हमारा रेपुटेशन भी खराब हो जाएगा और कुछ दिन बाद हमको कोई पूछेगा भी नहीं। ईशान हमको एक सॉलिड केस पकड़ना पड़ेगा जिससे हमारा नाम भी हो और कुछ पैसे भी आए। फिर हम देखते ये दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी एक लड़का चीख रहा होता है कि मेरे माँ को जेल में मत डालो। उस लड़की का नाम होता है केशव और वो अपने माँ के लिए गिड़गिड़ा रहा है और वो बोल रहा है कि जो भी किया है मैंने किया है, अगर अरेस्ट करना है तो मुझे करो। फिर पुलिस उसके माँ को अंदर लेके चला जाता है और वो चीखता जाता है कि कोई लॉयर अगर केस नहीं लड़ेगा तो मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा। फिर रीता उसे बोलती है क्या है तुम्हारी तकलीफ। वो फिर बोलता है आप मेरी केस लड़ो, मैंने पड़व राणे का मर्डर किया है। रीता फिर बोलती है पड़व राणे कौन, हमारे एमएलए। केशव फिर बोलता है हाँ, पड़व राणे जो एमएलए है उसका परफेक्ट मर्डर मैंने किया है और मेरे माँ को फंसा रहे सब। साइड से फिर ईशान रीता को बोलता है ये केस मत लो, ये पॉलिटिकल केस है, हमको नुकसान हो सकता है। तब ये बात सुन लेता है केशव और वो बोल पड़ता है अगर तुम्हारा माँ बाप होता तो तुम समझते। फिर रीता को अपना फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पर वो छोटी है और उसके पापा ने सुसाइड कर लिया है। और फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि रीता पूरी कन्विंस हो चुकी थी कि ये केस वो लड़ेगी। फिर हम रीता को देखते हैं जो कि अपने माँ के साथ बैठी हुई है और उसने केस ले लिया है और वो केस फाइल पढ़ रही होती है। उसकी माँ फिर उसे बोलती है आज तो पापा का बर्थडे है, आज के दिन तो तुम ये सब कुछ छोड़ दो। रीता फिर फ्रस्ट्रेट हो जाती है, वो बोलती है पापा का बर्थडे है तो मैं क्या करूं, उन्होंने क्यों सुसाइड कर लिया आज तक तो आप मुझे नहीं बताए, आज आपको बताना पड़ेगा। रीता की माँ बहुत देर तक इस बात को टालने की कोशिश करती है पर रीता जिद पे अड़ी थी। तब वो बोलने लगी 2006 2 लड़कों को ड्रग ओवरडोज के वजह से पकड़ लिया गया और उस केस में पूरा फंसाया गया तुम्हारे पापा को क्योंकि वो कस्टम में थे और वो जो केस लड़ रहा था लॉयर उसका नाम ठकराल है और ये पहले तुम्हारे पापा का ही केस लड़ रहे होते हैं और बाद में वो खिलाफ हो गए। तभी रीता अपने वाले केस फाइल देखती है जहाँ पर और कोई नहीं केशव के माँ को फंसाने वाला और ओपोजिशन का लॉयर और कोई नहीं, वो था ठकराल। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक बेडरूम में एक लड़का और लड़की सोए पड़े हुए हैं और उनके आसपास से खून निकल रहा है, मतलब वो अब मर जा चुके हैं और एक बिजनेसमैन साइड में बैठा हुआ है और उसने इन दोनों को मारा है। तभी एंट्री होता है इस रूम में ठकराल का। तभी बिजनेसमैन बोल रहा होता है मुझे सर अब बचा लो, मैंने सही समझा कि आपको ही फोन करूं, मैंने मेरे बीबी को रंगे हाथ उसके आशिक के साथ पकड़ लिया, मुझसे खुद को संभाला नहीं गया, मैंने मेरा आपा खो दिया और दोनों को ही खत्म कर दिया, अब मुझे सर अब बचा लो, मुझे सही लगा कि मैं आपको कॉल करूं क्योंकि आप ही मुझे बचाओगे। ठकराल फिर पूरे सिनारियो को देखता है और पूरे क्राइम सीन को देखता है और वो एक फ्लावर बस उठाता है और उस बिजनेसमैन के सर पे हिट करता जाता है बहुत देर तक और उसके सर से भी खून निकलता है और उससे पहले उसने हैंड ग्लव्स वगैरह पहन लिए थे। फिर ठकराल बोलता है ये लड़का तुम्हारे घर में चोरी छुपे घुस के आया, फिर तुम्हारे बीवी के साथ वो जोर जबरदस्ती करने लगा, जब तुमने ये देखा तुमने उसको रोकने की कोशिश किया, इस गुस्से में उस लड़के ने तुम्हारे बीवी को मार दिया और तुम्हारे ऊपर भी हमला किया, फिर तुमने अपने सेल्फ डिफेंस में उसको मार डाला और यही पूरा केस बनेगा, मैं हर एक हियरिंग के 20 लाख रुपए लेता हूँ। और ये बोल के वो बाहर चला जाता है। यही है ठकराल का स्टाइल, क्राइम सीन को क्रिएट करना और कोई भी जुर्म हो उससे अपने क्लाइंट को बचाना। फिर हम देखते हैं कि रीता और ईशान मिलकर बात कर रहे होते हैं। रीता ने बोला तुमने क्या डेटा इकट्ठा किया। ईशान फिर बोलता है
ठकराल एकदम बेईमानों का लॉयर है और इस केस में वो जान लगा देगा केशव के माँ को फांसी ही मिले। और ये सब कुछ शुरू हुआ था केशव के बहन के साथ। केशव की बहन कोलाबा में एक बार में बार टेंडर का काम करती है और उस बार में परव राणे रेगुलरली जाया करता था। उसने केशव के बहन को एक दिन देखा और उसे पसंद आ गया और उसके कान में कुछ तो वाहियात उसने बोला होगा, इसलिए केशव के बहन ने उसको एक चाटा लगा दिया। उससे कुछ टाइम बाद ऋषभ की बहन का लाश मिला सड़क के किनारे। बहुत बुरी तरीके से किसी ने उसे मारा था। फिर कोर्ट में केस हुआ। केशव और उसके माँ ने शक के दायरे में रखा है परव राणे को, पर कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ और उसके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिला। उसकी फियांसे बोलने लगी तो वो तो उस 2 दिन मेरे साथ थे, तो कुछ प्रूफ ना होने की वजह से वो पूरा रिहा हो गया। फिर एक दिन परव जब अपना भाषण वगैरह दे रहे होते हैं, उस जगह केशव की माँ जाती है और अपना सैंडल फेंक के उसके तरफ मारती है। फिर उससे कुछ टाइम बाद उसी के फार्म हाउस में परव का डेड बॉडी मिलता है और उधर मिलता है केशव के माँ का इनहेलर। उसी के साथ उधर जो फुटप्रिंट भी मिलते हैं वो भी जो सैंडल थे वो केशव के माँ के ही होते हैं। फिर ये केस कोर्ट पे जाता है और ठकराल ने पूरा प्रूफ कर दिया मोटिव वगैरह इनके पीछे क्या थे, और उसके माँ को मतलब केशव के माँ को उसने फांसी की सजा के लिए अपील किया और जज साहब ने उसको अप्रूव भी कर दिया। तभी ईशान बोलता है केशव ने ये कबूल किया कि उसी ने ही परव को मारा है। तब रीता बोलती है कि उसने कैसे ये सब कुछ किया, इसलिए हमको उससे मिलना पड़ेगा और पूरे केस डिटेल के बारे में सुनना पड़ेगा। फिर रीता ईशान को बोलती है कि हमको इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलना चाहिए। फिर हमको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि बहुत ही मस्त मिजाज का होता है। चोर के साथ गप्पे लड़ाता है, भाई लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, अपने कांस्टेबल के साथ ही वो मस्ती मारता रहता है। तभी हम देखते हैं कि रीता आती है पुलिस स्टेशन में और रीता को देखते ही वो लट्टू हो जाता है। फिर रीता बोलती है कि हमको परव राणे मर्डर केस के बारे में आपसे बात करना है। पुलिस ऑफिसर बोलता है केशव आप लोगों को चूना लगा रहा है, वो बहुत बड़ा वो किस्म का लड़का है। जब मर्डर हुआ है तब उधर से वो 40 किलोमीटर दूर था एक फिल्मी पार्टी में, जहाँ पर आई विटनेस के हिसाब से मैं भी मौजूद था। आपको तो पता है फिल्म इंडस्ट्री में कुछ चलेगा, पुलिस की तो सपोर्ट चाहिए ना। रीता बोलती है तो उसके पास कोई ना कोई तो एविडेंस जरूर होगा। तब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलता है कोर्ट ने भी उससे वही पूछा था। वो क्या बोलता है पता है, हाँ मेरे पास एविडेंस है पर मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। आप ही बोलो ये कोई बात हुई, मतलब मजाक चल रहा है कोर्ट में क्या। और केशव की माँ क्या बोल रही है आपको पता है? केशव की माँ बोल रही है मेरा बेटा मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, मैंने ही मारा है परव राणे को। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद उधर से रीता चली जाती है। तभी हम देखते हैं एक जगह पर अननोन नंबर से कॉल आ रहा होता है और एक लड़की अपने ड्रेस वगैरह पहन रही होती है, वो तैयार हो रही थी। फिर हम देखते हैं वो लड़की बहुत ही कम कद काठी की होती है और बहुत ही स्लिम होती है। वो एक बच्ची का स्कूल ड्रेस पहन के जा रही होती है अपने बैग को लेके। तभी 2 चोर पीछे से आते हैं और उसके बैग को चुरा लेके अपने गोडाउन पे लेके चले जाते हैं और सारे मिलके देखने लगते हैं कि बैग के अंदर क्या है। तभी उस जगह वो लड़की जा पहुंचती है। ये लोग उसे डराते हैं, धमकाते हैं, फिर भी वो लड़की मुस्कुराती रहती है। तभी उनमें से एक बंदा चाकू लेके उस लड़की को डराने के लिए आगे जाता है, पर ये लड़की उस चाकू से उसका मुंह चीर देता है। फिर क्या था, एक के बाद एक एक्शन सीन शुरू होता है। ये लड़की मानो चाइनीज साउंडिंग मास्टर की तरह एक एक को अच्छे से पेलती है। सबको मारने के बाद अपना बैग ले लेती है और एक लॉलीपॉप बाहर निकालती है और उसको खाती रहती है। फिर हम देखते हैं उधर से सीधा वो जा पहुंचती है केशव के घर के बाहर। केशव तब अपने माँ को अपने बहन को याद कर रहा होता है और डोरबेल बजता है। उसने फेस में एक मास्क पहन के रखा था और घर के अंदर वो धुआं छोड़ देता है जिसमें क्लोरोफॉर्म मिक्स था और केशव वो सूंघने के बाद बेहोश हो जाता है। जब केशव बेहोश हो जाता है वो लड़की दरवाजा दे देती है और साइड में रखा हुआ एक बड़ा सा एक्वारियम उसके सर के ऊपर वो फेंक देता है और पूरा कांच केशव के फेस पे घुस जाता है और पूरा जगह खूनम खून हो जाता है। एक्वारियम से निकला हुआ कुछ मछली इधर उधर बिखरा हुआ था, उसमें से छोटा सा एक मछली वो पकड़ लेती है और खुद के मुंह में डाल देती है। भाई ये लड़की बहुत ही खतरनाक किलर है, जिंदा मछली को भी खा लिया इसने। फिर उधर सडनली पहुंच जाते हैं रीता और ईशान केशव से मिलने के लिए, पर वो लड़की तब भी अंदर होती है। वो आवाज सुनने के बाद खिड़की से भाग जाती है। तब रीता और ईशान जब घर के अंदर जोर जबरदस्ती घुसते हैं वो केशव का ऐसा हालत देखते हैं। घर के अंदर घुसने के बाद ही रीता समझ जाती है इधर क्लोरोफॉर्म स्प्रे करा गया है, इस वजह से ही केशव बेहोश हो चुका है। फिर वो केशव को हॉस्पिटलाइज करती हैं एंड पुलिस को भी बता देते हैं कि 24/7 इसका हमको प्रोटेक्शन चाहिए, कोई इसे मारना चाहता है। और वो पुलिस वाला भी प्रोटेक्शन खुशी खुशी दे देता है। उसको जब हॉस्पिटलाइज करा जाता है रीता उसका फोन उठा लेता है और फोन चेक करने की कोशिश करता है। उसके फिंगरप्रिंट से फोन को अनलॉक कर लेता है और लॉक स्क्रीन हटा देता है।
फिर हम पार्टी मीटिंग को देखते हैं जहाँ पर सारे लोग बोल रहे होते हैं कि परफ के मरने के बाद हमको तुरंत एक कैंडिडेट अनाउंस कर देना चाहिए क्योंकि इस मौत के बाद अपोजिशन बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तब उसके पापा बोलता है अब उसके जगह लेगा कौन। तभी उसका छोटा बेटा बोलता है आप चिंता मत करिए, मैं हमेशा भैया के साथ रहा, उनके नक्शे कदम पे चला, वो जो ऑनेस्टी से काम करते थे मैं भी उस ऑनेस्टी के साथ ही काम करूंगा और जिस किसी ने भी मेरे भाई का ये हालत किया उसे हम छोड़ेंगे नहीं। फिर हम रीता को देखते हैं जो कि जेल में जाती है केशव के माँ से बात करने के लिए। रीता उनसे बोलती है कि आप सच बता दीजिए कैसे आपने परव राणे का मर्डर किया है या आपके बेटे ने किया है, सच क्या है। उसकी माँ बोलती है मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया, उसका मर्डर मैंने किया है क्योंकि उसने मेरी बेटी को जान से मार दिया। तब रीता बोलती है ये सच नहीं है, ये हो नहीं सकता। इसी के साथ वो बोलती है अगर मुझे फांसी हो गया तो मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। रीता फिर बोलती है ये आपकी गलतफहमी है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक अटैक हो चुका है और उसके माँ को केशव की फोटो दिखाती है। उसकी माँ तब रो पड़ती है। रीता बोलती है मैं इतनी तो समझती हूँ कि आप फार्म हाउस में इतने सिक्योरिटी के अंदर गए, फिर उसको मारा, फिर अपने इनहेलर उधर ही छोड़ के आ गए और जूता का मार्क्स भी कि आपको पकड़ लिया जाए। मुझे अपना ऑफिशियल लॉयर बना लीजिए और जो भी सच सच जानते आप बताइए। तब वो रीता को ऑफिशियल लॉयर साइन कर लेती है और वो बताती है कि मेरा लड़का कुछ टाइम से देर तक घर आता था, वो इस फिल्म लाइन में काम करता है, तो कुछ टाइम से वो घर आता था, सिर्फ चुपचाप ही रहता था। प्रोड्यूसर के साथ भी उसका कुछ लफड़ा चल रहा था। फिर हम देखते अगले दिन प्रोड्यूसर के सेट में ईशान जाता है एक ड्रंक मैन बनते हुए और उसके बाउंसर को खुद के तरफ वो डाइवर्ट करता है और उस मौके को काम में लेते हुए रीता चली जाती है वैन के अंदर। प्रोड्यूसर से बात करने के बाद रीता को पता चलता है कि केशव काम पे अच्छे से नहीं आता था, वो छुट्टी लेता था बहुत ज्यादा पर पार्टी में फ्री के दारू पीने के लिए चला जाता था। इसके साथ उसने सेट से कुछ पुराने कपड़े भी चोरी किए थे। रीता फिर बोलती है उस कपड़े की फोटोज वगैरह आप मुझे सेंड कर सकते हो। प्रोड्यूसर ने बोला ठीक है मैं फोटोज आपको भेज दूंगा पर आप मेरा टाइम वेस्ट मत करें क्योंकि इधर एक एक सेकंड का पैसा लगता है। फिर हम देखते हैं रीता को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि केशव के तबीयत में थोड़ा सुधार आया है, मे बी वो जल्दी ठीक हो जाए। रीता फिर उधर से सीधा हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर हम पुलिस इंस्पेक्टर को भी देखते हैं, ईशान को भी, जो कि उधर फुल प्रोटेक्शन में खड़े रहे हैं। रीता उनको फिर से आगाह करती है ये बोलते हुए कि उसके ऊपर एक बार हमला हो चुका है और मेरी गट फीलिंग्स ये बोल रही है कि उसके ऊपर फिर से हमला होगा तो हमको और भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। इंस्पेक्टर बोलता है कि मेरे रहते हुए कुछ भी नहीं होगा मैडम, आप इतना सोचिए मत। पर मुसीबत का नाम लिया, मुसीबत हाजिर हो चुका है। फिर हम देखते हैं व्हील चेयर में एक लड़की बैठी हुई होती है जो कि वही चाइनीज किलर होती है और उसको एक नर्स व्हील चेयर से हॉस्पिटल के अंदर ले आ रही है। नर्स जब एक कमरे में जाती है उसके पीछे वो किलर चली जाती है और उसको उधर बेहोश करके उसका ड्रेस वगैरह पहन लेती है। फिर रीता और इंस्पेक्टर के सामने से वो केशव के रूम में एंटर करती है और पॉइजन से भरा हुआ एक इंजेक्शन उसके सलाइन के पानी में वो मिक्स कर देती है। देखते ही देखते केशव तड़पने लगता है और उसका हेल्थ फिर से खराब होना शुरू हो जाता है। फिर डॉक्टर चेंबर में आते हैं और रीता वगैरह सब परेशान हो चुकी थी। ईशान तब बोलता है आप लोगों ने कैसा ट्रीटमेंट किया, आप लोग कैसा मेडिसिन दे रहे हो कि पेशेंट का तबीयत और बिगड़ रहा है। डॉक्टर बोलते हैं हमारा ये हॉस्पिटल एकदम अच्छा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, हम अच्छे से पेशेंट को ट्रीट करते हैं। दोपहर में ही हमने एक सिरिंज चढ़ाया था, फिर उसके बीच में हमने कोई भी प्रोसेस नहीं किया, तो ऐसा कैसे हो सकता है। फिर रीता बोलती है नहीं, आपका एक नर्स अंदर आया था और कुछ मेडिसिन दे के चला गया। फिर मानो रीता का दिमाग का बत्ती जलती है, उसे पता चला कि ये कोई नर्स नहीं है, वो बहरूपिया है जो कि केशव को पहली बार इंजर्ड किया था। फिर रीता उसके पीछे भागती है और नर्स को बुलाते ही उसने अपना मास्क हटा लिया और भागने लगती है। फिर रीता उसके पीछे और इंस्पेक्टर और ईशान भी, पर कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा था क्योंकि ये लड़की भागती इतना तेज है। देखते ही देखते वो अपने पीछे से 2 चाकू निकालती है और वो दीवार में सुरंग करते हुए एकदम दीवार के ऊपर चली जाती है और उसका पैर पकड़ लिया था इंस्पेक्टर ने। कैसे भी करके वो लड़की उसको छुड़ा लेती है और उसके पॉकेट से वो पॉइजन का डिब्बा नीचे गिर जाता है और इंस्पेक्टर भी, और ऊपर जाके वो हंसती रहती है रीता के नाम पुकारते हुए। फिर उधर से वो भाग जाती है। फिर वो डिब्बा लेके रीता जाती है डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर उसका एंटीडोट दे देता है केशव को। वो बोलता है कि केशव बहुत जल्दी ठीक हो सकता था बट अभी टाइम लगेगा। और उसी के साथ हम ठकराल को देखते हैं जिसको पता चल चुका था कि केशव का केस उठाया है रीता सन्याल ने। तो वो अपने जूनियर को बोल देता है रीता सन्याल कौन है, उसके बारे में पूरा बायोडाटा पता लगाओ। इसी के साथ इसका 2 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। हर दिन एक एपिसोड रिलीज हो रहा है तो हमारे लिए एक साथ ले आना मुश्किल है, पर हम 2 दिन के गैप में हर एक 2 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन ले आए।